अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानते हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में जो हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा इनका हाथ है और बहुत अच्छे तरीके से और अलग अंदाज में इन्होंने अपना रोल निभाया था उस समय में जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों के पैरों तले दबा हुआ था। कोई भी अपने बात को बोलने से और उनके खिलाफ बोलने से घबराता था। बहुत ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन लोगों ने लड़ाइयाँ तो लड़ी हैं, पर उनका अंदाज थोड़ा अलग था। वो शांति के प्रतीक थे, प्रोटेस्ट करते थे, भूख हड़ताल करते थे। पर उनसे थोड़ा सा हटकर सुभाष चंद्र बोस, जो कि इनका अंदाज थोड़ा सा अलग था, उनको जानते हैं, उनकी जीवनी को थोड़ा सा जानते हैं, इनका रोल क्या था हमारे देश को आज़ाद कराने में, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। ठीक, आपके एग्जाम के लिहाज से ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो इनकी पैदाइश हुई थी 23 जनवरी 1897 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो है 18 अगस्त 1945 में। ठीक, इनकी डेथ को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है कि क्या ये मरे थे या इनको सिर्फ गुलाम बना लिया गया था। एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था 1945 में। उस टाइम में माना गया कि सुभाष चंद्र बोस भी उसी में थे और उसमें ये मर गए। पर कुछ सालों बाद ऐसा पाया गया, पेरिस की एक फोटो है जिसमें सुभाष चंद्र बोस पीछे की तरफ खड़े हैं। तो ऐसा इसलिए माना जाता है कि अंग्रेज जो थे ना, वो सुभाष चंद्र बोस को जब एक ट्रीटी साइन हुई थी आजादी की कि भारत को हम आजाद कर देंगे, उसमें ये माना गया था कि सुभाष चंद्र बोस को हम अपना गुलाम बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उसके ऊपर अंग्रेजों का बहुत ज्यादा मतलब कि एक पकड़ थी, पर सुभाष चंद्र बोस उसमें से एक नहीं थे। तो अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस आजादी के बाद जिंदा रहे या एज अ फ्रीडम फाइटर उनकी कहानियां बहुत ज्यादा लिखी जाए जिसमें ये बताई जाए कि अंग्रेजों से ये नहीं डरे। तो ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है, इसका कोई एक रिटन प्रूफ नहीं है, पर ये ऐसा माना जाता था। तो इनकी पैदाइश जो हुई थी कटक में हुई थी। कटक कहाँ पे है? जहाँ पे भुवनेश्वर का हाई कोर्ट है आज। ठीक, ये इनकी जीवनी हो गई। और इसके बाद ये पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। उस टाइम के जो अभी का यूपीएससी होता है, उस टाइम में एक सिविल सर्विस का एग्जाम होता था, उसमें इनकी 4th रैंक थी। ठीक, 1920 के करीब में ये एग्जाम दिए थे, इनको 4th रैंक मिला था। 1 साल नौकरी करने के बाद 1921 में ये नौकरी को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद ये गांधी जी से मिलते हैं 1921 में और फ्रीडम फाइटर के तौर पे ज्वाइन कर लेते हैं। 1921 में आप जानते होंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था, तो उसी में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। पर इनकी सोच थोड़ी सी गांधी जी से अलग थी। गांधी जी जो थे वो बहुत शांत मिजाज के थे और वो वायलेंस नहीं चाहते थे। और सुभाष चंद्र बोस का कहना यह था कि देश की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाना हो तो हम जाएंगे। तो ये इनकी थोड़ी सी टसल चलती रही। इनकी जवाहरलाल नेहरू की बनती थी, तो एक जो यंग पीढ़ी थी वो एक अलग हो गई थी और जो एक नर्म तरीके से सोचती थी, एक्सपीरियंस लोगों की थी, बूढ़े लोगों की थी, वो अलग थी। फिर क्या होता है कि आगे चलकर कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं और दोबारा जब प्रेसिडेंट बनते हैं 1939 में त्रिपुरा के सेशन में, वहां पे क्या होता है कि इनके खिलाफ गांधी जी अपना एक कैंडिडेट को उतारते हैं। सीतारमैया करके कैंडिडेट थे, वहां पे ये हार जाते हैं। सीतारमैया हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। पर इनके जीतने से गांधी जी बहुत ज्यादा नाराज थे, नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस उस सेशन के लीड करे या उस सेशन के प्रेसिडेंट बने। तो इन्होंने बाद में रिजाइन भी किया और रिजाइन करने के बाद अपनी एक अलग ब्लॉक बनाई जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, तो सवाल आपका आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। इसमें क्या होता था कि ये लोग अपनी आजादी की लड़ाई दूसरे तरीके से लड़ते थे, मतलब कांग्रेस से हटकर लड़ते थे, पर इनका भी मकसद क्या था? देश को आजाद करना ही था। फिर उसके बाद क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जब वर्ल्ड वार चलता है तो ये जर्मनी जाते हैं और हिटलर से भी मिलते हैं उस टाइम। और उसके बाद ये अपनी आर्मी को लेकर एक नई आर्मी बनाते हैं जिसको आजाद हिंद फौज बोलते हैं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं आजाद हिंद फौज। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये
आर्मी को इंडिया से बाहर ये रंगून में सिंगापुर की साइड से वहां से लीड करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं जापान की आर्मी के साथ। जापान, क्योंकि जब वर्ल्ड वार देखिएगा तो जापान जर्मनी एक साइड थे और ब्रिटिश जी था दूसरी साइड था। तो ये लोग ब्रिटिश से लड़ते थे जापान से मिलकर। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले आजाद कराया था अंडमान और निकोबार को, फिर आपके नागालैंड के कोहिमा को और इम्फाल को। उसके बाद फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वार खत्म होता है और अंग्रेज फिर से थोड़ा सा ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में जापान जो होता है वो हारने वाली साइड होता है, वो जर्मनी के साथ हार जाता है। तो उसके बाद इनको भी कुछ सामना करना पड़ा। फिर 1945 में जैसे हमने बताया कि एक प्लेन क्रैश हुई, उसमें इनका मौत बताया जाता है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। तो इनके बारे में इतना ही। हाँ, इनके 2-4 स्लोगन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे अच्छा और सबसे इनकलाबी इनका स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और एक और है दिल्ली चलो। ठीक, तो ये इनके 2 स्लोगन है जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे।